तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उसका नाम है जैव विविधता। जैव विविधता ये चैप्टर जो है क्लास 12th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 10th के लिए भी, यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड अगर देखा जाए तो 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और 12th के लिए तो कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 10th में भी इसके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर कम्पिटिटिव एग्जाम से देखा जाए तो यह एक गोल्डन से भी गोल्डन ना कह के डायमंड जो है टॉपिक बोलिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड डाटा बुक के बारे में। और रेड डाटा बुक जो है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो क्लासेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए समझते हैं किसे रेड डाटा बुक कहते किसे हैं। ये रेड डाटा बुक होती क्या है। तो दुनिया भर में लाखों प्रकार के जीव हैं, इनके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, हमें उनकी पूरी जानकारी नहीं है जीवों के बारे में। इन जीवों में से कुछ जीव तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। जो जीव लुप्त हो चुके हैं ना, जिस कारण से लुप्त हुए हैं और जो होने वाले हैं, उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल पुस्तक, लाल किताब में किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेड डाटा बुक है एक ऐसी पुस्तक है, रेड डाटा बुक ना, रेड डाटा बुक यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जो है संकटग्रस्त, विलुप्त और साथ ही साथ संकटापन्न जातियों के बारे में बताया गया है, चाहे वो पेड़ पौधे की हो, चाहे जीव जंतुओं की हो। ठीक है, बहुत से पृथ्वी पर लाखों प्रकार के पेड़ पौधे हैं और कई प्रकार के जीव जंतु भी हैं। आज पृथ्वी पर जो उनकी उपस्थिति है वो खतरे में है। मानव को किसी तरह से इससे अवगत कराना है कि अब जिन प्राणियों को आप अपने आसपास घूमते फिरते देखा करते थे, अब वो प्राणी पृथ्वी से लुप्त होने वाले हैं। तो हमें उन प्राणियों की रक्षा करना है, उनको संरक्षित करना है और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, यही है जो है रेड डाटा बुक और यही जैव विविधता है। रेड डाटा बुक कहते हैं दुनिया की प्राकृतिक संरक्षण, यानी IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने SSC, ये SSC वो SSC नहीं है जिसका आप सभी जो है तैयारी करते हो ना, कम्पिटिटिव एग्जाम वाले जिसकी तैयारी करते हैं, ये वो SSC नहीं है, बल्कि ये वो SSC है, ध्यान दीजिएगा, SSC। इस SSC का अगर आप मतलब तैयारी करने वाले छात्र हैं तो जान जाइए, जिस SSC के बारे में आप पूछते हैं किस चीज़ की तैयारी चल रही है तो कहते हैं SSC की तैयारी करें। तो इस SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ हो गया, S से हो गया सिलेक्शन और C हो गया कमीशन। तो इसका हिंदी होता है कर्मचारी चयन आयोग। क्या होता है? कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग इसकी हिंदी होती है। लेकिन हमें इस SSC के बारे में कोई बात नहीं करनी है, हमें जिसके बारे में बात करनी है वो हमारा टॉपिक है, वो भी है SSC। लेकिन यहाँ पर यस का मतलब है सर्वाइवल, सर्वाइवल, और यस का मतलब है सर्विस, और सी का मतलब है कमीशन, सर्वाइवल सर्विस कमीशन। और जहाँ सर्वाइवल सर्विस कमीशन का मतलब होता है, सर्वाइवल का मतलब होता है उत्तरजीविता। क्या होता है? उत्तरजीविता सर्विस सेवा और कमीशन आयोग, यानी उत्तरजीविता सेवा आयोग इसका पूरा नाम होता है। इसी के द्वारा जो है क्या की जाती है, रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया जाता है। हाँ,
इस कमीशन संस्था के द्वारा विशेष प्रकार का इस पुस्तक का प्रकाशन होता है, जिसमें दुनिया के सभी प्रकार के जीवों की जानकारी तथा लुप्त हो रहे जीवों की प्रजातियों, उनके कारणों का उल्लेख भी किया जाता है। दुनिया की प्रथम रेड डाटा बुक यानी विश्व की प्रथम रेड डाटा बुक 1 जनवरी सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित की गई। 1 जनवरी सन 1972 को पहली रेड डाटा बुक का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। और जो है अब तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है और पांचों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जो नीचे लिखा गया। नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं हम। नंबर 1 है जो प्रथम रेड डाटा बुक है, उसमें जो है विलुप्त हो रहे स्तनधारियों के बारे में बताया जा रहा था, कौन संकटग्रस्त हैं और किन की प्रजातियां जो है पृथ्वी से समाप्त होने वाली हैं। नंबर दूसरी जो बुक है उसमें पक्षी जो है खतरे में जो पक्षी है ना, उनके बारे में जो है जानकारी दी गई। दूसरी रेड डाटा बुक में इनका प्रकाशन किया गया। तीसरी पुस्तक में स्थलीय उभयचर, जो स्थलीय उभयचर हैं उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, अब वो जो है विलुप्तता की कगार पर है, अब वो संकटग्रस्त हैं, उनके बारे में बताया गया। चौथी पुस्तक बताती है मछलियों के बारे में। मेनी टाइप्स ऑफ जो है मछलियाँ रहा करती थी, मगर अब किसी का पता नहीं है, तो कारण है इसका कि वो जो है क्या हो गई हैं, अब पृथ्वी से समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो पांचवी पुस्तक पौधे और वनस्पतियों की जो है, बहुत से मेडिसिनल प्लांट थे, बहुत से हमारे लिए लाभदायक प्लांट थे, अब वो पृथ्वी पर धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे प्लांट्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे और इनके उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। इस कारण से ये प्लांट्स भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अब इनको भी बचाना बहुत ही क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए। तो जो रेड डाटा बुक है ना, IUCN जो है कि रेड डाटा लिस्ट में आनुवांशिक विविधता के पदाधिकारियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों का निर्माण, ब्लॉकों के संरक्षण, आवास वितरण एवं वैश्विक स्तर पर स्थानीय स्तर के बारे में लोगों को इससे सूचित कराना तथा IUCN की नेटवर्किंग प्रजाति कार्यक्रम में लोगों को SSC के साथ मिलकर जो है यहाँ पे जीवों को बचाना, उनकी संख्या को बढ़ाना जो है, यही कार्य जो है क्या करता है, जैव विविधता में चलता रहता है। भारत में लुप्तप्राय जानवर रेड डाटा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ पुस्तक IUCN के अनुसार भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के पौधों और जानवरों की 132 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया। इसमें जो रेड डाटा बुक है उसमें 132 प्रजातियों को क्या किया, सूचीबद्ध किया गया है कि ये पृथ्वी से क्या होने वाले हैं, धीरे धीरे समाप्त होने वाले। चलिए 32 में 132 है, उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। ये पहला जो प्राणी है इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आर टाइम्स एंड निग्रिकेप्स आर इंडियंस बस्टर्ड। यह एक बस्टर्ड है, एक पक्षी है जो भारत और पाकिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। कभी भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क मैदानों पर आम हुआ रहता है। आज बहुत कम पक्षियों के जीवित रहने और प्रजातियों के विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये गंभीर रूप से शिकार और अपने निवास स्थान से नुकसान में खतरे में पड़ी है की आबादी। ये सूखे घास के मैदान और बड़े विस्तार में रहने वाले जो है पक्षी हैं। ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदानगर के जिलों के शुष्क क्षेत्रों तक ही ये जो है सीमित है। यानी ये जो पक्षी आपको दिख रहा है इसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और ये अब क्या होने वाला है, पृथ्वी से समाप्त होने वाला है। इसकी कुछ ही जो है जातियाँ पड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है, इस चिड़िया का नाम जो है, ध्यान दीजिएगा, इस चिड़िया का नाम है जेरडोन कर्कस या क्रसोरियस और बिटोरकातुस, और इसे ब्लिथ चिड़िया भी कहते हैं। यह दुनिया के नायाब पक्षियों में से एक है। यह IUCN से गंभीर खतरे के रूप में सूचीबद्ध है कि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई है धरती पर, अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। एक ही साइट, रामसर साइट जो होती है पर ये वास करता है, जो जगह कम होती जा रही है, जो दिन पर दिन हर जगह से कम होता जा रहा, और ये अपमानजनक भी है। हमारे लिए एक शर्म की बात है कि हम जो है इतने सारे जो है, देखिए इन सारे चीज़ों का परिणाम मनुष्य है। मनुष्य ने प्रकृति को इतने सालों में इतना नुकसान पहुंचाया, जंगल काट डाले, प्राणियों को मार डाला, तो हम सभी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं।
जिस तरह से हमारे आसपास के जो है प्राणी समाप्त हो रहे, विलुप्त हो रहे ना, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, हम ही हैं। इस कोर्स के लिए एक प्रतिबंधित सीमा स्थानीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी घाट, गोदावरी घाट में और अनंतपुर में, कुडप्पा में, नेल्लोर में और भद्राचलम में भारत के इन स्थानों पर ये पाया जाता है पक्षी, जिसका नाम है जेरडोन कर्कस ना। और बड़ी बात है कि हम यहाँ पे भारत के ही जो है विलुप्त हुए प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। आगे है हिमालयन मोनल तीतर। यह बहुत ही सुंदर पक्षी देखने में लग रहा है। बीच प्रमुख बॉडी, शानदार पंखों और गहरा संबंध की वजह से ये स्थानीय लोक कथाओं के साथ मजबूत सहयोग की वजह से एक अलग स्थिति का निर्माण सुरक्षित करता है। इसकी प्राकृतिक सीमा कश्मीर क्षेत्र सहित हिमालय के माध्यम से पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है यह पक्षी। और बर्मा में भी इसके होने की रिपोर्ट है कि पक्षी जो है इंडो बर्मा में भी क्या करता है, निवास करता है। लेकिन इतना प्यारा पक्षी जो है, अब इसकी जो है क्या है, इसकी प्रजातियां खतरे में हैं, अब वो समाप्त होने वाली हैं। ठीक है ना, ये संकटग्रस्त में आ चुका है और रेड डाटा बुक के लाल पृष्ठ पर लिखा जाएगा इसके बारे में। आगे देखिए कितना सुंदर पक्षी न अगला है। इस पक्षी ये क्रेन है। क्या है? क्रेन, जिसको आप क्या कहते हो? हाँ, जिसको आप क्रेन बोलते हो, सारस बोल सकते हैं। हाँ, सारस। यह बड़े गैर प्रवासी क्रेन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये समग्र रंग के होते हैं और विषम लाल सिर वाले, क्योंकि कई रंग के होते हैं लेकिन विषम लाल सिर वाले ऊपरी गर्दन की वजह से ये आसानी से इस क्षेत्र में क्रेन से प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब इनकी गर्दन इतनी ऊपर होती है, इस कारण से इन्हें क्रेन कहा गया है। ये शिकार के लिए दलदल और उथले झीलों की तरफ जाते हैं और जड़ों, कुंद, कीड़ों और क्रिस्टेशियन पौधे, कशेरुकी चारा आदि को खा करके जो है ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है ना, कीड़े मकोड़े या मछलियों आदि को खा करके क्या करते हैं, ये दलदली स्थानों में जीवित रहते हैं। इन्हें कहते हैं गैर प्रवासी क्रेन। अगला जो है पक्षी हमारा, आप देख पा रहे होंगे, ये लॉयन भैया हैं। ये बब्बर शेर है। कौन सा शेर है? इसका नाम है एशियाटिक लॉयन या पैंथेरा लियोपार्सिका। एशियाटिक लॉयन है। ये बब्बर शेर के रूप में भी जाना जाता है इसे। ऐसी जगह जहां ये जंगली प्रजाति पाई जाती है, भारत के काठियावाड़, गुजरात में गिर वन में है। ये अभी जो है उनके कुछ प्रजातियां कहाँ बची हुई हैं? भारत के काठियावाड़, गुजरात में गिर वन में। एशियाई शेर भारत में पाई जाने वाली 5 प्रमुख बड़ी बिल्लियों में से है, जैसे बंगाल टाइगर है, भारतीय तेंदुआ है, हिम तेंदुए और चीते हैं। ठीक है ना। एशियाई शेरों को कभी भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी पूर्वी हिस्सों से भूमध्य सागर तक देखा गया है, लेकिन इनके गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि इनका अत्यधिक जो है शिकार हुआ, निवास स्थानों का इनके विनाश कर दिया गया, प्राकृतिक शिकार और मानव हस्तक्षेप की संख्या कम हो गई। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक हस्तक्षेप से मानव के अब ये मतलब शिकार की संख्या कम हुई। अब इनकी संख्या पृथ्वी पे धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अब ये संकटग्रस्त प्रजातियों में है एशियाटिक लॉयन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए भाई, इस प्राणी का नाम है कृष्ण मृग, एंटीलोप या सर्विकाप्रा या लिनियस कहते हैं इसे, लिनियस। आप देख पा रहे होंगे इसमें यह मृग कितना सुंदर देखने में लग रहा है। चलिए, ये अटलांटिक सार्किकाप्रा एक मृद प्रजाति के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं और 2003 के बाद से IUCN ने खतरे में से वर्गीकृत किया गया है। कृष्ण मृग रेंज में 20वीं सदी के दौरान तेजी से कमी आई। 20वीं सदी के दौरान जो है इनकी संख्या में बहुत तेजी से
कमी आ गई। कृष्ण मृग की आबादी महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों तक ही सीमित है। और कह रहा है कि जिससे मध्य प्रदेश में एक छोटे से क्षेत्र के साथ ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या भी जो है बहुत खतरे में है। ये भी जो है संकटग्रस्त हैं और विलुप्तता की कगार पर हैं। इनका नाम है कृष्ण मृग। क्या नाम है? कृष्ण मृग। ठीक है, मृग। आगे जो है वो है गंगा नदी डॉल्फिन। गंगा नदी डॉल्फिन या प्लेटेनिस्टा गैंगेटिक। ठीक है ना, ये गंगा नदी का डॉल्फिन है ऐसे। और कहा जाता है कि हमारा राजकीय जो पशु है वो डॉल्फिन है ना, लेकिन डॉल्फिन भी क्या है, वो गंगा नदी का डॉल्फिन है। कहाँ का? गंगा नदी का। अब लेकिन बड़ी जो है दुर्दशा इस बात की है कि अब इनकी भी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो जा रही है, घटती चली जा रही है। जैसा कि CITES वन्य जीव वनस्पति लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार संगठन कन्वेंशन ने विशिष्ट परिषद में सूचीबद्ध है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में भी इसे लिखा गया है। इसलिए इस प्रजाति का शिकार और दोनों पूरी तरह से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बंद कर दिया गया। और ये इनके शिकार के कारण ही जो इनकी संख्या तेज़ी से क्या हुई है, कम हुई है। और साथ ही साथ जो है ये जो डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कई सारे उपाय जो है किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये है। अब यह भी जो है रेड डाटा बुक के जो है 1872 के रिपोर्ट में शामिल कर ली गई है। अब ये गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, अब यह संकटग्रस्त जातियों में है और इसे भी बचाने की क्या है, अत्यंत आवश्यकता है। अगला प्राणी आपको दिख रहा है, दो बंदर हैं, हुलाक और गिब्बन। इकलौता बंदर है जो भारत में पाया जा सकता है। हुलाक और गिब्बन है। ये हल्बोटेस हुलाक है। ठीक है, क्या है ये? हुलाक गिब्बन, इकलौता बंदर। हुलाक गिब्बन है ये, इकलौता बंदर है जो भारत में पाया जा सकता है। यह सब वानर में सबसे बड़ा और कलाबाज बंदर होता है। यह पूर्वी उत्तर भारत के घने जंगलों में रहता है और यह बांग्लादेश, बर्मा और चीन के कुछ भागों में भी पाया जाता है। इसलिए इसकी रेंज 7 राज्यों तक फैली हुई है। भारत के 7 राज्यों में इनकी उपस्थिति होती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में फैले हुए हैं। इस कारण से ये जो है इन राज्यों में है और इनका नाम है हुलाक गिब्बन और ये अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के बंदर हैं। ठीक है, अब ये पृथ्वी पे इनको पाना क्या है, मुश्किल है। आगे जो आपको दिख रहा है इसका नाम है प्रेस्बाइटिस जोहनी। यह भी एक बंदर है। यह दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनकी रेंज कर्नाटक में कोगाडू, तमिलनाडु में कोड्यार तथा हिल्स और केरल में तमिलनाडु ना कराकी। इसकी रेंज कर्नाटक में केडागू, तमिलनाडु में कोड्यार, हिल्स और केरल और तमिलनाडु के अन्य कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये शामिल है। ये प्रजातियां वनों की कटाई और उसके फर, मांस और अपने कामोद्दीप गुण के कारण जो है अवैध शिकार के कारण जो है क्या हो गई, नष्ट हो गई। बंदर की ये प्रजातियां इन कारणों से क्या हुई, नष्ट हुई। अब ये जो है संकटग्रस्त प्रजातियों में आ चुके हैं। ठीक है, आगे है जंगली गधा। क्या है ये? जंगली गधा है। तो जंगली गधा है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, वेद नेशनल पार्क ऑफ फॉरेस्ट एसएस मतलब जंगली गधों का डोंकी। जंगली गधों का अभ्यारण्य केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए इज्जत दांव पे लगी है क्योंकि अब जंगली गधे की बात आ गई है। आगे चलते हैं। भारतीय जंगली गधे की रेंज दक्षिण पश्चिमी भारत से बढ़ती हुई दक्षिण पाकिस्तान अर्थात सिंध और बलूचिस्तान के प्रांतों में
अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी इराक तक जानी जाती है। आज इसकी अंतिम प्रजाति भारत के भारतीय जंगली गधा और अभयारण्य कक्ष के छोटे से रण भारत गुजरात प्रांत के कक्ष रण के आसपास क्षेत्रों में निहित है। ये पशु वैसे तो सुरेंद्र नगर और बनासकांठा में साड़ा और कच्छ में जिले में देखे जाते हैं और एक खारा रेगिस्तान रण शुष्क घास के मैदान और झाड़ीदार पसंदीदा इनका वातावरण है। इन्हीं स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी प्रजातियां भी अब क्या है, खतरे में है। आगे जो है, आगे शेर मकाक या मैकाक सिलेंस इस बंदर को कहते हैं। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के एक स्थानिक है। इसकी पूंछ की लंबाई मध्यम है और अंत में एक काला क्या होता है, गुच्छा है, जो एक शेर की पूंछ के समान है। पुरुष की पूंछ का गुच्छा महिला की तुलना में अधिक विकसित होता है और यह मुख्य रूप से स्वदेशी फल, पत्तियां, कलियां, कीड़े और अछूत जंगल के छोटे रीढ़ को खा जाता है। ठीक है ना, छोटे रीढ़ को क्या खाता है, छोटे छोटे जानवरों को भी खा जाता है। आगे है, इसका नाम है ओलिव रिडेल समुद्री कछुए। ओलिव रिडेल समुद्री कछुए ये लेपिडोचेलेस और ओलिवासा इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे जो बात कर रहा है इस कछुए के बारे में, ये कछुए एकांत में रहते हैं और खुले समुद्र को पसंद करते हैं। ये हर साल सैकड़ों हजारों मील की ओर पलायन करते हैं, चलते रहते हैं और ये केवल एक वर्ष में एक बार एक समूह के रूप में एक साथ आते हैं और महिलाएं समुद्र के तटों पर जहां वे रची और लकड़ी तटवर्ती करने के भी कभी कभी हजारों की संख्या में घोंसले में लौट जाते हैं। भारत के महानगरों में उड़ीसा और गहिरमाथा के पास दो बड़े बंडलों ओरिन और इसे घोंसले बहुमत पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा और गहिरमाथा में जो है ये कछुए उपलब्ध हैं। कहाँ पे उपलब्ध हैं भाई, तो वो स्थान है उड़ीसा और गहिरमाथा में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि यह एक इंसेक्टिओर है। इंसेक्टिओर मतलब कीड़े मकोड़ों को खाने वाला। इसकी जो परत होती है काफ़ी कठोर होती है और यह चींटियों, दीमक के टीले और लॉक को अपने लंबे पंजों जो के रूप में लंबे समय अपने आगे हाथ के रूप में इस्तेमाल कर बाहर खुदाई करते हैं और चींटियों को खाते हैं। ठीक है। आगे जो है, आगे कह रहा है कि अगला संकटग्रस्त प्रजाति क्या है पृथ्वी पर। ये संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो पृथ्वी पे कभी रहा करती थी, अब वर्तमान में नहीं है। ये जो है नीलगिरी ओवैक्स या फिर ओवैक्स के रूप में स्थानीय नीलगिरी तहर कहते इसे। ये बकरी की तरह ही होती है, करा के रूप में स्थानीय रूप में जाना जाता है। ये नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में पश्चिम घाट के हिस्से में पाई जाती है। यह तमिलनाडु राज्य का राष्ट्रीय जानवर भी है। तमिलनाडु राष्ट्र का राष्ट्रीय जानवर है नीलगिरी तहर ना, जानवर भी है। वे कम मोटे फर और एक कड़ा आयल नाटा बकरियों जैसा शरीर होता है इनका, और पुरुष महिलाओं की तुलना में बड़े होते हैं और एक काले और परिपक्व रंग के होते हैं। दोनों लिंगों के सींग घुमावदार हैं, जो पुरुष में बड़े होते हैं और वयस्क पुरुषों के पीठ पर हल्के भूरे रंग का क्षेत्र विकसित हो जाता है और इस कारण से उन्हें सैंडल बैकस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंडल बैकस ना। अब अगला प्राणी है तेंदुआ बिल्ली या कराकी परिवाई लुरूस या फिर बेंगालेसिंस। करा कि ये तेंदुए जो होते हैं, ये तेंदुआ बिल्ली दक्षिण पूर्वी एशिया के एक छोटी सी
जंगली बिल्ली है। सन 2002 में के बाद ये IUCN द्वारा कम से कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध हुई और यानी इसे रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया। ये व्यापक रूप से वितरित हैं, लेकिन आवास की क्षति और अपनी सीमा के कुछ हिस्सों में शिकार होने की संभावना से इन्हें जो है क्या हुआ, ये धीरे धीरे समाप्त होते गए। वे कृषि के लिए प्रयोग क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन निवास के लिए वन पसंद करते हैं और वे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन और समुद्र के स्तर वृक्षारोपण और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती हिमालय तलहटी शंकुधारी वन रहते हैं और ये एकांत में रहते हैं, केवल प्रजनन के मौसम को छोड़ करके। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता शब्द का क्या अर्थ है। तो जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित है, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी विशिष्ट अनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के विविधता का स्तर है। मतलब होता है कि जो है जैव विविधता जीवों को जो है प्रकृति से जोड़ने का एक संसाधन है। जैव विविधता किसी जैविक क्षेत्र के स्वास्थ्य घोतक हैं। पृथ्वी पर जीवन का आज लाखों विशिष्ट जैविक प्रजातियों के रूप में उपस्थित है। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिसके हमारी जीवन की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति है। ठीक है, तो जैव विविधता पर हम पूरी तरह से क्या है, डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम भारत के हॉट स्पॉट के बारे में, भारत के हॉट स्पॉट के बारे में या तप्त स्थल के बारे में। तो कह रहा कि जैव विविधता तप्त स्थल, जैव विविधता उष्ण, बायोडाइवर्सिटी या हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट वो नहीं होता है जो कि क्या होता है आप इस्तेमाल करते हो। कब इस्तेमाल करते हो आप, जो है अपने मोबाइलों में इस्तेमाल करते हो। नहीं दोस्त, ये वो वाला हॉट स्पॉट नहीं है, ये मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, बल्कि ऐसा हॉट स्पॉट है जहाँ पर ये बताया जाता है कि जीवों के रहने लायक जो जगह सबसे अच्छी होती है ना, वहाँ पर जीवों की अधिकता भी होती है। जहाँ पर जीवों के अनुकूल भोजन मिले, जलवायु हो और समय समय पर जो है उन्हें मतलब पूरी तरह से कोई एक विशेष स्थान जहाँ बहुत पसंद होता है जीवों को, वहाँ पे वो जीव एकत्रित होकर रहने लगते हैं और इसी को कहते हैं हॉट स्पॉट। जहाँ पर्याप्त मात्रा में जब विविधता पाई जाती है उसी स्थान को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। वह किसी प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया हो। जैव विविधता डॉक्टर नॉर्मन मोयर्स सबसे पहले जैव विविधता तप्त स्थल को पहचाना था कि जिस स्थान पर किसी जीव का भारी संख्या में रहना पाया जाता है उसे ही जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। सन 1988 और 1990 में प्रकाशित अपने दोनों लेखों में प्रस्तुत किया इन्होंने और बताया कि हॉट स्पॉट किसी विशेष स्थान को कहते हैं जहां पर जीवों की क्या होती है, विशिष्टता होती है। ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें जो है विश्व के विविधता तप्त स्थल, इसमें मूल प्रवास वाले तप्त स्थल और हरे रंग में, जबकि बाद में जोड़े एवं तप्त स्थल नीले रंग में जो है जीव पाए जाते। ठीक है, आगे जो है अगला जो है ये लास्ट होगा। अधिकांश तप्त स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जंगली भागों में स्थित होते हैं। हमारी पृथ्वी पर 12 प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें विश्व की जैव विविधता का 60 से 70% जातियां सम्मिलित है। विश्व के जैव विविधता का 60 से 70%। इन सेक्टर्स और मैगजीन सेंटर कहते हैं। भारत के इन देशों में से एक मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, जायर, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल स्थान घोषित करने की 2 शर्तें आवश्यक है। किसी भी जो है जैव विविधता को तप्त स्थल घोषित करने के लिए क्या कंडीशन है, पहला
उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। अलग अलग प्रजातियों 1500 प्रजातियां जब एकत्रित हो जाएंगी तब जो है क्या होगा, कोई भी जैव विविधता जो है तप्त स्थल में बदलेगा। और नंबर 2 है, उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, अर्थात मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र के अस्तित्व पर संकट या मंडरा रहा हो। तो यही जो है क्या होता है, इसी तभी जो है जैव विविधता जो है तप्त स्थल का जो है क्या ले सकती है, जगह ले सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, नमस्कार।